उफ, कितनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में खाना बना पाना कितना मुश्किल हो रहा है। पसीना भी सर से पांव तक टपक रहा है। इतना बोल पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई खाना बनाती है और गैस कम करके बाहर पंखे की हवा में बैठ जाती है। अब जाकर सांस में सांस आई। कितनी गर्मी हो रही है, पर ये बदबू कैसी? कहीं मेरी सब्जी तो नहीं जल रही? अब भागते हुए पूजा रसोई में जाती है और अपनी सब्जी देख एक बार फिर वह खाना बनाती हुई हवा खाने के लिए बाहर आती है। इस तरह वह कभी रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती तो कभी बाहर जाकर पंखे की हवा खाती। ये देख सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, रसोई के चक्कर क्यों काट रही है? शांति से खड़ी होकर खाना क्यों नहीं बनाती? यही माँ जी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से मैं सही से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। अंदर बाहर बस चक्कर काट रही हूँ। कम से कम रसोई में एक फैन तो लगा ही दीजिए। बहू, अभी तो पंखा लगवा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं देखती हूँ। हो सका तो तेरे लिए एक टेबल पंखा तो ले ही आऊंगी। अब तू जानती है बहुत जल्द तेरे देवर की शादी है। अरे मैं तो सच में भूल गई कि बहुत जल्द मेरी अमीर देवरानी घर में आने वाली है। उसके आने के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। आधा खाना मैं बनाऊंगी और आधा खाना वो। पूजा अपने देवर की शादी से बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत जल्द उसकी देवरानी जो आने वाली थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और विक्रम की शादी शीतल नाम की एक अमीर लड़की से हो जाती है। और शादी के बाद शीतल अपनी पहली रसोई करने के लिए जब रसोई में जाती है, ये मेरी छोटी सी रसोई, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ। मैं एसी में रहने वाली, गर्मी में खाना नहीं बना पाऊंगी। पहले आप लोग मेरे लिए एसी लगवाएं, उसके बाद मैं अपनी। देवरानी जी, मैं इतने दिनों से माँ जी को एक पंखे के लिए कहती रही, उन्होंने पंखा तो लगवाया नहीं, एसी कहाँ से लगेगा? ऐसे कैसे नहीं लगेगा? मैं काम करती हूँ, मैं खुद एसी लेकर आ जाऊंगी। इतना बोलकर शीतल रसोई से बाहर आ जाती है और जब इस बारे में पूरे परिवार को पता चलता है तो वो लोग शीतल को समझाने लगते हैं। बहू, शाम को मेहमान आने वाले हैं। अगर तू आज पहली रसोई नहीं करेगी तो लोग क्या सोचेंगे? एक दिन की बात है, उसके बाद हम एसी लगवा देंगे। माफ करना माँ जी, पर जब तक एसी नहीं लग जाती मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी है रसोई में। पता नहीं जेठानी जी कैसे काम कर रही थी। और वैसे भी आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं जॉब करती हूँ। घर वालों को समझाने पर भी जब शीतल नहीं मानती तो वो लोग इमरजेंसी में जल्दी से एक एसी रसोई में लगवा देते हैं। ओह, फाइनली मेरी रसोई में एसी लग गई। अब एसी लग गई है तो पहली रसोई भी कर लो, मेहमान आते ही होंगे। हाँ हाँ, बस अभी जाती हूँ। इतना बोलकर शीतल अपनी पहली रसोई के लिए जाती है और जब खाना बनाने लगती है तो उसे खिड़की से गर्म हवा आती है तो कई बार चूल्हे के पास खड़े रहने की वजह से हल्का हल्का उसे पसीना आने लगता है। देवरानी जी, कितना अच्छा लग रहा है ना रसोई में। एसी लग गई, अब तो हम दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाने में मजा आ जाएगा। पता नहीं आपको कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। लगता है एक एसी और लगवानी पड़ेगी। इतना बोलकर शीतल रसोई से बाहर निकलते हुए एसी बंद कर देती है और ये देख पूजा को बुरा लगता है। जो भी कहो सुमित्रा, तुम्हारी दोनों ही बहू खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बुआ जी, आखिर देवरानी किसकी है? दीदी, थोड़ी सी और सब्जी ले लो ना, बहू सास में थोड़ी और सब्जी डाल दो। शीतल अपनी पहली रसोई तो कर लेती है, पर अगले दिन जब वो रसोई में जाती है तो उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो एक और एसी लगाने की बात घर में कहती है। माँ जी, मुझे ऑफिस जाना होता है। ऑफिस में भी मेरे एसी लगी और मायके में भी मेरा एसी था। इस एक एसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रसोई में, इसलिए मुझे एक और एसी लगवानी है। शीतल, तुम तो जानती हो हम मिडिल क्लास हैं, हम दो दो एसी कैसे लगवा सकते हैं, वो भी रसोई में। अगर आप लोग नहीं लगवा सकते तो ठीक है, मैं खुद लगवा लूंगी। मैं जेठानी जी की तरह खाली घर में नहीं बैठी रहती हूँ, नौकरी कर रही हूँ मैं। शीतल अपनी जेठानी को ताने देकर वहां से चली जाती है और शाम को ऑफिस से आते ही रसोई में एसी लगवा देती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर काम करने लगती हैं। पर अपने साथ अपनी जेठानी को एसी की हवा खाता देख शीतल अंदर ही अंदर जलने लगती है और जानबूझकर एसी बंद करते हुए अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मैंने तो खाना बना लिया, बाकी का काम आपका है। मैं एसी बंद करके जा रही हूँ क्योंकि बिल तो मुझे भरना पड़ेगा, तो इसीलिए बाकी चीज आप देख लो। वैसे भी एसी बंद करने के बाद भी थोड़ी ठंडक तो रहेगी, और जहाँ तक मुझे पता है आपको इतनी एसी की आदत भी नहीं। हाँ ठीक है। पूजा को शीतल की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कुछ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल को ऑफिस की तरफ से इंसेंटिव के रूप में एक नई एसी मिलती है और जब वह एसी लेकर घर आती है तो सभी लोग एक बार फिर शीतल को समझाने की कोशिश करते हैं। बहू, तू एक एसी और लेकर आ गई। मानती हूँ कि तू नौकरी कर रही है, पर इतनी एसी की जरूरत नहीं। शीतल, माँ जी सही कह रही है, तुम बेकार ही एक और एसी लेकर आ गई हो।
मुझे आप लोगों की राय की जरूरत नहीं है। मुझे ये कंपनी की तरफ से मिला है इंसेंटिव के रूप में, और ये एसी भी मैं रसोई में लगाऊंगी क्योंकि रसोई में हद से ज्यादा गर्मी है। और मैं तो सोच रही हूँ कि एक विंडो एसी भी ले आऊं। वो जो आपने घटिया सी खिड़की खोली है ना रसोई में, वहां से बहुत गर्म हवा आती है। और दीदी आप तो रहने ही दीजिए, रसोई में भले ही एसी लगा रही हूँ, बिल मैं ही भरूंगी, पर सबसे ज्यादा मजे तो आप ही ले रही हैं। अगर आपको इतनी ही फिक्र है मेरी, तो क्यों एसी चलाकर बैठ जाती हो रसोई में? घर वालों के लाख समझाने पर भी शीतल किसी की नहीं सुनती और अपनी जिद के आगे 4 एसी लगवा लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सुमित्रा बहन, कल मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम्हारी बड़ी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। घर में कल बहुत मेहमान आएंगे। अपनी बड़ी बहू को बोलो ना थोड़ी सी मेरे घर में आकर मदद करवा दे। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। सुमित्रा के कहने पर अगले दिन पूजा अपनी पड़ोस के घर में जाती है और खाना बनाने लगती है। पर उनके घर में मिक्सी न होने की वजह से पूजा सपना के साथ अपने घर आती है और रसोई की एसी चलाकर मसाला पीसने लगती है। वाह भाभी, किसी के घर में एक एसी नहीं और आपके घर में 4-4 एसी लगी हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरे बलबूते लगी हैं, मेरे पैसों से। जेठानी जी, वैसे एसी लगते समय तो आप माँ जी के साथ मिलकर बड़ा बोल रही थी कि बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, भले ही मैं नौकरी करती हूँ पर एसी का इतना लोड नहीं ले पाऊंगी। तो फिर आप क्यों पड़ोसियों का काम करने के लिए मेरी एसी फूंक रही हैं? शीतल, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। नहीं भाभी, छोटी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। दूसरों का काम करने के लिए आप क्यों एसी चलाकर बैठी हैं? और वैसे भी हमें तो आदत है गर्मी में ही काम करने की। उस दिन ना सिर्फ सपना को बल्कि पूजा को भी बहुत बुरा लगता है और उस दिन के बाद फिर कभी पूजा एसी चलाकर रसोई में नहीं जाती। और अगर वह कभी चलते एसी के समय रसोई में जाती है तो शीतल एसी बंद कर देती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, क्या हुआ शीतल, आज तुम बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ, परेशान हूँ क्योंकि शादी के बाद मैं टाइम से ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, ना ही काम कर पा रही हूँ। इसलिए मेरे मालिक ने मुझे 15 दिन का नोटिस दिया है ताकि मैं कहीं और जॉब देख लूँ। शीतल अपनी नाराजगी अपने पति को दिखा ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा हाथों में बिल लेकर आती है। ये देखो बहू रानी, तुम्हें बहुत घमंड था ना कि तुम नौकरी करती हो, एसी का बिल उठा लोगी। मायके में तो तुम्हारा अमीर मायके वाले थे जो एक बिल भर देते थे, पर हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। पूरे 20,000 रुपए का बिल आया है, भरो अब 20,000 का बिल। इतना बिजली बिल देखकर शीतल की भी आंखें निकल जाती हैं और वो परेशान हो जाती है। अब एक तरफ शीतल की नौकरी जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ बिल भरने का समय बीता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन परेशान शीतल अकेली रसोई में काम कर रही होती है, तभी एसी में शॉर्ट सर्किट होता है और एक एसी से दूसरे एसी में आग लग जाती है। और उस वक्त विक्रम ऑफिस गया होता है तो वहीं सुमित्रा बाजार गई होती है। घर में सिर्फ पूजा होती है जो अपनी देवरानी की आवाज सुन भागती हुई उसके पास आती है और वो देखती है कि रसोई में शीतल फंसी पड़ी है। देवरानी जी, आग फैले उससे पहले आप रसोई से बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आग बढ़ती जा रही है, पूरी रसोई में आग लगे, उससे पहले कुछ कीजिए। तुम डरना मत, मैं कुछ करती हूँ। डरी सहमी पूजा सपना के घर जाती है। सपना के पिता फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का काम करते थे और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो पूजा के साथ उसके घर जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेकर रसोई में लगी आग को बुझाते हैं और शीतल की जान बचाते हैं। उस दिन शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोती हुई अपनी जेठानी से माफी मांगती है। आप सभी सही थे, मुझे इतने छोटे रसोई में 4 एसी की जरूरत नहीं थी। अगर मैं अपनी मनमानी ना करती तो आज मेरी ये हालत ना होती। अब ना मेरी नौकरी और ना ही पैसे, मैं बिजली का बिल कैसे भरूं? ऊपर से मैंने रसोई भी तबाह कर दी। कोई बात नहीं शीतल, मैं हूं ना, मैं माँ जी से बात करूंगी, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। कुछ देर बाद विक्रम और सुमित्रा जब घर आते हैं तो सारी बात पूजा अपने घर वालों को बताती है और सभी घर वाले शीतल के हालातों को समझते हैं और विक्रम अपनी सेविंग से पैसे निकालकर बिजली का बिल भरता है। तो वहीं सुमित्रा और पूजा ने जो पैसे जमा किए थे वो लोग उससे रसोई की मरम्मत करवाते हैं और उसके बाद शीतल दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करती है। बहुत दर्द हो रहा है, ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं दवाई का डब्बा लेकर आती हूँ अंदर से, तुम सब जब तक इसका खून रोकने की कोशिश करो। लेकिन ये आखिरकार शीशा टूटा कैसे? जितना हमने इस शीशे की रसोई को लेकर सोचा था सब कुछ गलत था। कोई फायदा नहीं, शीशे की रसोई में हर दिन कितना नुकसान हो रहा है हमारा। हम लोग आज ही इस शीशे की रसोई को तोड़वा देंगे। अब इस शीशे की रसोई में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। जिस शीशे की रसोई को उन 5 बहुओं ने बड़ी खुशियों से बनवाया था, आज उसी शीशे की रसोई को तोड़ने की बात कर रही थी। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था इस शीशे की रसोई में जो 5 बहुएं इस कदर परेशान थी? और जब ये सब परेशानी होनी ही थी तो क्यों इन 5 ने शीशे की रसोई बनवाई? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं।
इस साल की खेती तो कितनी बढ़िया हुई है ना शोभा। आलू, गाजर, मूली सब कुछ कितने बढ़िया उगे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपने गुजारे के लिए सब्जी रख, बाकी सब्जी हम बाजार में भी बेचते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। इतनी सारी सब्जियों को देख मेरा तो आज मिक्स वेज और पुलाव बनाने का मन कर रहा है। आज रात खाने में यही बनाएंगे। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही है। चलो अच्छा है, कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। मैंने तो सुना है कि कुछ दिनों में भारी बारिश भी होने वाली है। बारिश हो लेकिन ज्यादा बारिश ना हो। हम तो वैसे ही पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ज्यादा बारिश हुई तो आने जाने में काफी दिक्कत आएगी। मैंने पत्थर से कटोरा और प्लेट दोनों तैयार कर दिए हैं। इन्हें ले जाकर रसोई में रख देती हूँ और ये बाकी के बर्तन ले जाकर बाजार में बेचाऊंगी। पांचों बहुएं अपने सास और पति के साथ पहाड़ी इलाके में बने छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। मेघा पत्थर से बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करती थी। घर की जरूरत के लिए बर्तन बनाकर मेघा जैसे ही रसोई में उन्हें रखने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई की छत से ढेर सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमीन पर गिरे हुए हैं और सारी रसोई काफी ज्यादा गंदी हो गई है। मेघा आवाज देकर बाकी बहू को बुलाती है। वो सब भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये हमारी रसोई की छत कैसे टूट गई? 2 महीने पहले ही तो इसे बनवाई थी। और ये रसोई की छत छोड़ो जरा, ये तो देखो, ये कितनी गंदगी हो गई है पूरी रसोई में। अब इतनी गंदगी को कौन साफ करेगा? और अब तो खाना भी नहीं बनेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रसोई से। कभी मिट्टी गिरती है, कभी छत टूटती है, तो कभी गंदगी इतनी फैल जाती है कि साफ करते करते जान निकल जाए। पांचों बहुएं उस रात रसोई में खाना बनाने की बजाय बाहर ईंट पत्थर की मदद से चूल्हा बनाती हैं और उस पर खाना बनाती हैं। और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आज ये पांचों ही अपनी सहेली मोनिका से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। काफी देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद अब मोनिका उन सबको अपना घर दिखाती है और आखिर में शीशे से बनी अपनी आलीशान रसोई। उस आलीशान शीशे की रसोई को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान थी। शीशे की भी रसोई होती है, ये तो हमें नहीं पता था। हमने तो हमेशा ईंट, पत्थर और लकड़ी की रसोई देखी है। ये उन मामूली रसोई से काफी ज्यादा अच्छी है। देखने में भी कितनी ज्यादा सुंदर है और जब इसके अंदर खड़े होकर खाना बनाते हैं तो बिल्कुल दिल से खुश होकर खाना बनाती हूँ। इस शीशे की रसोई के अंदर खड़े होकर मैं तो आराम से घर के बाहर क्या हो रहा है इसे भी देख पाती हूँ। अगर ये शीशे की रसोई इतनी अच्छी है तो क्यों ना हम भी इस बार अपने घर में शीशे की रसोई बनवा ले। हमारी तो वैसे ही रसोई का बुरा हाल है और वो तो टूट भी गई है। हाँ, ये बढ़िया है। आज शाम को हम अपने पतियों से इस बारे में बात करते हैं। पांचों बहुएं अपने पतियों का शाम में आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं और जैसे इन सबके पति काम से आते हैं तो वो सभी उन्हें शीशे की रसोई के बारे में बताती हैं। इससे अब उन सबके पति भी शीशे की रसोई बनवाने के लिए हाँ कर देते हैं और अब वो कारीगरों को बुलाकर 5 से 6 दिन में ही शीशे की रसोई तैयार करवाते हैं। अपने शीशे की रसोई को देखकर वो सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं। तुम्हारे शीशे की रसोई तो मोनिका के शीशे की रसोई से भी काफी ज्यादा अच्छी है ना? और यहाँ अंदर से तो बाहर की सारी पहाड़ियाँ और सुंदर सुंदर नजारे दिख रहे हैं। अब सुंदर सुंदर नजारों को देखकर हम कितना बढ़िया खाना बनाएंगे। और यहाँ तो ज्यादा ठंड भी नहीं है, बिल्कुल गरम गरम सा महसूस हो रहा है। वरना पहले उस रसोई में तो ऐसा लगता था जैसे ईंट की भट्टी में खड़े होकर खाना बना रहे हैं। पांचों बहुओं को अपने शीशे की रसोई में खाना बनाने में काफी ज्यादा मजा आता था और अब उन सबकी रसोई को लेकर परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या ये शीशे की रसोई इन पांचों पहाड़ पर रहने वाली बहुओं को ज्यादा दिनों तक रास आएगी या कोई नई परेशानी उनकी जिंदगी में कदम रखेगी? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ना होगा। शीशे की रसोई को बने हुए 4 दिन हुए ही नहीं और इन चिड़िया कबूतरों ने इन पर पॉटी भी करना शुरू कर दिया। कितना गंदा दाग दिख रहा है। इसको अब साफ करना होगा वरना किसी आस पड़ोस वाले ने देख लिया तो मजाक उड़ाएगा। मेघा शीशे की रसोई की दीवार पर लगी चिड़िया की पॉटी को साफ करने के लिए घर से बाहर जाती है और काफी देर तक उसे साफ करने की कोशिश करती है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी थोड़ी बहुत पॉटी के दाग रह जाते हैं। वहीं उस शीशे की रसोई में खाना बनाते बनाते उसमें रखे सारे बर्तन, यहाँ तक कि पूरी रसोई भी गर्म होकर भभक जाती है। ये भगवान, ये कटोरा तो गैस से कितना दूर है लेकिन कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। और ये गर्मी मुझे ही लग रही है, तुम्हें भी लग रही है लक्ष्मी? अरे मुझे भी लग रही है। ये पसीने नहीं देख रही हो क्या? पहली बार इतने सालों में अपने पहाड़ी ससुराल में मुझे इतनी गर्मी लगी है। शीशे की रसोई होने की वजह से, सब्जी के तड़के और धुएं की वजह से हर 2 दिन में वो काफी ज्यादा गंदी हो जाया करती थी, जिसके चलते उन सभी बहुओं को साफ करने में पूरा दिन ही निकल जाता था।
अरे इतनी सफाई तो हमने पहले कभी अपनी उस मामूली रसोई की भी नहीं की थी जितनी इसकी करनी पड़ रही है, और ये दाग है कि निकलने का नाम भी नहीं ले रहे। अब शीशे की रसोई है तो उसे गंदा भी तो नहीं छोड़ सकते। तुम इस दाग को साफ करो, मैं जब तक बाहर से साफ पानी लेकर आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपर्णा और मेघा हर रोज की तरह शीशे की रसोई के अंदर खाना बना रही होती हैं। तभी अचानक पहाड़ पर हल्का सा भूकंप आता है, जिसके चलते उनकी शीशे की रसोई बहुत ज्यादा आवाज करते हुए हिलने लगती है। ये इतने हल्के हल्के भूकंप से हमारी शीशे की रसोई इतनी हिल क्यों रही है? भागो यहाँ से, कहीं ये हम पर गिर ना जाए। जल्दी भागो। कुछ सेकंड्स के भूकंप के झटके के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो पांचों बहुएं अपने शीशे की रसोई में आती हैं तो देखती हैं कि उनकी शीशे की रसोई में कई सारी जगह पर शीशे पर क्रैक पड़ गए हैं। अरे वो देखो, उस तरफ हमारी शीशे की रसोई पर कितने सारे क्रैक पड़ गए हैं और यहाँ पर भी कितने सारे क्रैक हैं। ये शीशे की रसोई तो काफी ज्यादा कमजोर निकली। कुछ सेकंड के भूकंप से उसका ये हाल है। अगर ये भूकंप 2-4 सेकंड और रहता तो पूरी रसोई टूट कर गिर जाती। शीशे की रसोई पर काफी ज्यादा क्रैक पड़ चुके थे। वहीं नैना साफ कर रही होती है कि तभी गलती से नैना का हाथ कट जाता है और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कई बार पक्षी उनके शीशे की रसोई से टकराकर काफी ज्यादा घायल हो जाते थे। हे शिव, सुबह सुबह क्या देखना पड़ रहा है? पिछले 15 दिनों में ये चौथी बार था कि कोई पक्षी हमारे शीशे की रसोई से टकराकर इतना घायल हो गया। जरा शीशे पर तो देखो, कितनी सारी खून की छींटें हैं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ जी, ये पक्षी अभी तक मरा नहीं है, हम इसे जल्दी से दवाई लगा देते हैं। आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। अपर्णा, तुम जब तक इस शीशे से इन खून के धब्बों को साफ करो। ये पक्षी तो फिर भी बच गया, लेकिन बाकी पक्षियों का क्या? अब तो डर लगता है बेचारे पक्षियों के लिए। उनको लगता होगा ये खाली जगह है और वो तेज रफ्तार से यहाँ उड़ते हुए आ जाते हैं और शीशे से टकराकर इतनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। शीशे की रसोई का ये सिलसिला यूं ही इस तरह चलता रहता है। आज दूसरे शहर से काफी सारे लोग इस पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए आए थे और कुछ दोस्त तो बॉल की मदद से पहाड़ी इलाके में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गलती से बॉल इन पांचों बहू की शीशे की रसोई से टकरा जाती है, जिससे शीशा फौरन टूट जाता है। शीशे टूटने की आवाज से अपर्णा जैसी रसोई में आती है तो उसके पैर में एक बड़ा सा शीशे का टुकड़ा चुभ जाता है और वो काफी तेज चिल्लाती है। बाकी बहुएं जल्दी से रसोई में आती हैं और उसके पैर से कांच के टुकड़े को निकाल कर जल्दी से दवाई लगा देती हैं। अपर्णा, अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे पीकर आराम मिलेगा। देखा आपने शीशे वाली रसोई का नतीजा? अब क्या करना है? इसका ठीक करवाना है या कुछ और? अब हम सब ने फैसला किया है कि शीशे की रसोई को पूरी तरह से हटवाकर हम मामूली लकड़ी की रसोई बनवाएंगे। न ज्यादा गर्मी लगेगी न ज्यादा ठंड, सफाई का झंझट भी नहीं रहा और तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। सुंदर दिखावे के चक्कर में हम लोगों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हमें अपनी गलती को ठीक करना है। अगले दिन उन सब के पति उस शीशे की रसोई को हटवाकर नॉर्मल लकड़ी की रसोई बनवाते हैं, जिसमें अब सभी बहुएं आराम से खाना बनाती हैं और अब उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती।